वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली प्रैक्टिस सेट में आज हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ के डेली प्रैक्टिस सेट में पांचवें वीडियो के बारे में। तो हमारा जो ये वीडियो है वो आधारित है एमसीक्यू क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ करंट अफेयर के जो मुद्दे होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे और स्टैटिक जीके को भी इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, तो राष्ट्रीय कार्य योजना का मतलब नेशनल एक्शन प्लान की बात की जा रही है, ठीक है। तो नेशनल एक्शन प्लान किस पे? क्लाइमेट चेंज। तो रिलीज, ये आपको डेट बतानी है। तो ये जो डेट है वो है 30 जून 2008। ये आपको याद रखना है। प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? तो 2008 में। अब हम इसको डिटेल में जानेंगे कि जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है वो है क्या। तो 30 जून 2008 को यह लागू होता है और इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन निर्धारित किए जाते हैं। कितने राष्ट्रीय मिशन? 8। और ये जो 8 राष्ट्रीय मिशन है कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। तो पहला जो मिशन है राष्ट्रीय सौर मिशन, मतलब कि नेशनल सोलर मिशन, पहला ये याद रखिएगा। दूसरा है राष्ट्रीय जल मिशन, मतलब कि नेशनल वाटर मिशन। तीसरा विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, तो जो डेवलप्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, ठीक, उसके लिए जो राष्ट्रीय मिशन है वो तीसरा है। सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन चौथा है और हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन पांचवा है। छठा जो है वो सतत कृषि मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है वो छठे नंबर का है। सातवां है जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। और आठवां और लास्ट जो है सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिकी, जो हिमालयन इकोसिस्टम है उसके लिए राष्ट्रीय मिशन जो है वो आठवां है। तो इस तरीके से 30 जून 2008 को 8 नेशनल प्लान जो है 8 नेशनल एक्शन प्लान निर्धारित किए गए और ये जो 8 थे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको आपने देखा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न ये है कि एक तरफ जो है प्लेस स्थान दिया हुआ है और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश के जिले। इनके साथ आपको ये करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इधर जो है ये स्थान है और ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं। तो बटेश्वर कहाँ है? आगरा में, ये सही है। देवा शरीफ जो है वो जौनपुर में नहीं है, बाराबंकी में है। कहाँ? बाराबंकी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये मिस मैच हो गया। और प्रश्न क्या पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो संकिसा ये है फर्रुखाबाद में, बिठूर ये है कानपुर में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हिंदू देवी देवताओं की पूजा जिस सुल्तान के शासनकाल में हुआ करती थी वो था नसरुद्दीन खुसरो शाह। ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यह जो है धर्मांतरण करके मुसलमान बना हुआ था। तो इसने जो है वो इस्लाम जो है वो धर्म परिवर्तन करके अपनाया था। इसका मतलब कि ये मूल रूप से क्या था? वो हिंदू था। और इसको उस समय की इसको जो विरोधी हुआ करते थे, जो शत्रु हुआ करते थे, वह इसको इंगित करते थे इस्लाम के खतरे के रूप में और इस्लाम के शत्रु के रूप में, ठीक है। और बहुत सारी जो है वो साजिशें भी इसके खिलाफ उन्होंने किया। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कौन? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। अगला प्रश्न, किस सुल्तान के साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया गया था? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी फ्रंटियर्स थे, जो भी सीमा थे, उनको सुरक्षित करने के लिए उसने एक विशेष सेना बल को जो है वो संगठित किया था। और इसने जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था वहाँ पे बलबन के द्वारा जो बनाए जो किले थे उनकी मरम्मत भी कराया और साथ में दिल्ली और सीरी के भी किलों की मरम्मत कराया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और मंगोल थे उनके आक्रमणों को पूरी तरीके से कंट्रोल या ये कहा जाए उनसे सुरक्षित करने का जो श्रेय जाता है वह अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है।
अगला प्रश्न यह है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो ये था मुर्शिद कुली खां। देखिए, फर्रुख सियार जो मुगल शासक होता है, फर्रुख सियार, इसको 1717 में, ध्यान दीजिएगा, 1717 में बंगाल का अंतिम सूबेदार नियुक्त करता है और यहीं से सूबेदार का जो पद है वो वंशानुगत स्टार्ट हो जाता है। और फर्रुख सियार जो है इससे प्रसन्न होकर इसको जो उड़ीसा का भी क्षेत्र दे देता है। ठीक है, तो इसका जो दायरा है मुर्शिद कुली खां का, इसका दायरा बढ़ जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग याद रखेंगे कि इसने जो बंगाल की कैपिटल है ढाका, उसको स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद बनाया। तो ये भी याद रखेंगे, क्या चीज़ हम लोग याद रखेंगे, बंगाल की कैपिटल ढाका को परिवर्तित करके इसने मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया बंगाल के। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी मुर्शिद कुली खां के रेफरेंस से थी। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ठीक है, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव को बनाया था। ठीक, लेकिन यहाँ पे तो नाम नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि लहना जो है वो गुरु अंगद देव का ही नाम था, जो सिख के दूसरे गुरु थे। तो पहले गुरु तो गुरु नानक देव जी ही थे और दूसरे गुरु कौन? लहना, जिनका नाम मतलब कि गुरु अंगद देव। ठीक, अब यहाँ पे जो अन्य जो नाम है तीन, उनके बारे में भी जान लेते हैं। श्रीचंद जो है गुरु नानक देव जी के पुत्र और बाला और मर्दाना उनके शिष्य थे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? मतलब कि कौन सा जो है वो दिए गए ऑप्शन में पुर्तगीज नहीं था। ठीक है, पुर्तगाल देश से नहीं था। तो दिए गए ऑप्शन में ट्वाड बारबोसा, ये पुर्तगीज था। डोमिंगो पायस, ये भी पुर्तगीज था। पीटर मुंडी जो है वो पुर्तगाल देश का नहीं था, ये ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ये ब्रिटेन का था, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन का। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और फार्नोआ नूनीज भी जो है वो पुर्तगीज ही था। तो इस तरीके से ट्वाड बारबोसा, डोमिंगो पायस और फार्नोआ नूनीज, ये तीनों जो है वो पुर्तगीज थे। केवल यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में पीटर मुंडी ब्रिटेन का था। इस वजह से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कलानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कलानुक्रमानुसार से मतलब यह है कि कौन सी घटना दिए गए ऑप्शंस में पहले हुई, फिर उसके बाद में कौन हुई, फिर उसके बाद कौन हुई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। गदर पार्टी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी बाय लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना ये जो है सैन फ्रांसिस्को में 1917 में होती है, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बाय गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये होती है 1905 में। पब्लिकेशन ऑफ हिक्किस बंगाल गजट। तो हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन ये होता है 1780 ईस्वी में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बाई विलियम्स जोन्स, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये होता है 1784। तो यहाँ पे अब हमारे पास डेट सबकी जो है क्लियर हो गई। अब ये जब डेट क्लियर हो गई है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आराम से अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तीसरा, ठीक है, तो थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ 1784, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद पहला क्या, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। तो अब देखिए 3 4 2 1, ये सही ऑप्शन क्या होगा? 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 3 4 2 1, यस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न ये है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में ये जो है प्रश्न है। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे 2 सेंटेंस या ये कहा जाए 2 बातें कही गई हैं। पहली बात ये कही गई है कि इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। क्या ये स्टेटमेंट ये सही है? देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। ये 10 जून 1800 ईस्वी को
कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में इसकी स्थापना नहीं होती है, यह होती है 10 जुलाई को। क्या? 10 जुलाई 1800 को। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ओके, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जो है वो एसर्शन रीजन बेस्ड है, कथन और कारण। इस तरह के भी प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं, और खास तौर से यूपीपीएससी आरओ एआरओ की बात किया जाए तो यहाँ से प्रश्न और इस तरह के जो प्रश्न हैं वो बनते ही बनते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों का भी जो है हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इस प्रश्न को देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेवल एड assertions ए एंड द अदर रीजन्स आर। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो एसर्शन मतलब कि कथन क्या है? कथन ये है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन, ठीक, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अच्छा, अब रीजन देखते हैं। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। जी हाँ, ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। ये कारण भी सही है। तो यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है उस ऑप्शंस के हिसाब से सही उत्तर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है? तो सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यह है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन जो हैं वो सही हैं? तो सही स्टेटमेंट आपको जो है वो चूज करना है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विस विच वाज द हेल्ड इन इंडिया। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये बात बिल्कुल सही है। और इसी के तहत 1926 में, ध्यान दीजिएगा, 1926 में पब्लिक कमीशन लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। कब? 1926 में। और किस अधिनियम के तहत? 1919 के एक्ट के तहत। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसी के तहत जो 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। जी हाँ, 1941 आते आते जो भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन है या भारतीयों का जो प्रतिशतता है, परसेंटेज है, वो यूरोपियों से ज़्यादा हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी। एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न यह है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया, इसको ध्यान से देखिए, फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है? यह है मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। कौन? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जो हैं उन्होंने फिरंगिया नाम से ये कविता लिखी थी। और इन्होंने किस टाइम पीरियड में लिखा था? तो जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था 1921 में इन्होंने लिखा। कब? 1921। तो याद रखिएगा, फिरंगिया किसकी रचना है? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा की। और कब इन्होंने लिखा? 1921। और उस समय चल रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। इसके साथ में ये भी याद रखिएगा कि ये जो छपरा में राजेंद्र कॉलेज है इसके प्रधानाचार्य भी रह चुके थे ये। अगला प्रश्न ये है कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर के जेल में। जो काकोरी षड्यंत्र केस है, आज की डेट में इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है। इसका नाम आज की डेट में है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या?
काकोरी ट्रेन एक्शन। तो उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस का नाम जो है चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया। इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। 4 लोगों में कौन? एक राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे राजेंद्र लहड़ी, तीसरा अशफाक उल्ला खां और चौथे रोशन सिंह। अब जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, ये जो घटना होती है वो होती है 1925 में। 1925 में कब? 9 अगस्त 1925 को ये केस होता है। और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दी जाती है 19 दिसंबर। कब? 19 दिसंबर 1927 को। ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट, हमारे सामने जो अगला प्रश्न ये है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर के शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दरोगा को। किसको? दरोगा को। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि दरोगा को कहा जाता था। अगला प्रश्न, रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, तो अचीविंग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2023। दूसरा स्टेटमेंट है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन नेटवर्क बाय 2030, 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने अपने पूरे देश के लिए नेट कार्बन जीरो एमिशन का लक्ष्य किस वर्ष को रखा है, तो भारत के द्वारा रखा गया है 2070 तक। अगला प्रश्न, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक, तो संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो अन्य रचनाएं हैं उनको भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी आदि जो है रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाओं में आती हैं। अगला प्रश्न यह है कि तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो तमरिया जनजाति पाई जाती है झारखंड में, ऑप्शन सी। अब हम बात करेंगे कि भारत के जो अन्य राज्य हैं उसमें जो प्रमुख जनजातियां हैं वो किन किन राज्यों में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, उनकी एक लिस्ट देखते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने जो है वो लिस्ट है स्टेट वाइज। तो पहले जो है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, मतलब कि उत्तर पूर्व के जो स्टेट हैं उनको देखते हैं। तो मिजोरम की जनजातियों में लुसाई, कुकी, गारो, या मिकिर, ये मिजोरम में। नागालैंड की बात किया जाए तो नागालैंड में नागा, कुकी, मिकिर, गारो। ठीक है, चूंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वो उनकी टेरिटरी जो है बहुत एक दूसरे से क्लोज है, तो इस वजह से 2-3 या 4 जनजातियां जो हैं वो एक दूसरे स्टेट में भी मिलेंगी। हो सकता है कि जो मिजोरम में मिल रही है वो नागालैंड में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मिजोरम में आप जो है यहाँ पे कुकी देख रहे हैं वो नागालैंड में भी मिल रही है। तो इस तरीके की जो है वो देखने को आपको मिल सकती है। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया जो कि मिजोरम में भी थी और मेघालय में भी। सिक्किम की बात कर ली जाए, सिक्किम की जो जनजाति है वो अक्सर पूछा जाता है, तो इनकी लिस्ट जरूर याद रखिए। लेप्चा, भूटिया, लिम्बू, तमांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की जो ट्राइब्स हैं, त्रिपुरा में चकमा, गारो, खासी, कुकी, लुसाई, लियांग और संथाल, ये त्रिपुरा में। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए डफला, खामती, शिंगफो। असम की बात करें बोरो, कछारी, मिकिर जिनको करबी बोलते हैं, लालुंग, हाजोंग। मणिपुर में माइटीज, पंगाल्स, नागा ट्राइब्स और कुकी। ठीक, देखिए ये थोड़ा विजिबिलिटी में आप लोग को प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, आपको इस पूरे वीडियो की जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे दे देंगे जिसको आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में बिरहोर, गोंड, जुआंग, खोंड, कोरुआ, ओरांव, थारुआ। वेस्ट बंगाल असुर, बिरहोर,
कोरवा, लेप्चा, मुंडा, संथाल। बिहार की बात करें, असुर, बंजारा, बिरहोर, कोरवा, ओरांव, संथाल। झारखंड में बीगा, बंजारा, भथुड़ी, बेडिया, भूमिज, चीक, बरैक। मध्य प्रदेश में भील, बिरहोर, दामर, गोंड, खारिया, ओरांव, पराही। छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा, कोरबा, बिशन, हॉन, मारिया और हलबा। अब नेक्स्ट अगली लिस्ट देखते हैं। जो वेस्ट साइड है भारत का, उसके जो राज्य हैं उनकी जो ट्राइब्स हैं उनमें कौन कौन सी ट्राइब पाई जाती है उसको देखते हैं। गुजरात को देखते हैं। गुजरात में भील, ढोडिया, गोंड, सिद्धि, बोर्डिया। राजस्थान में भील, डामोर, गरसिया, मीना, सहरिया। महाराष्ट्र में भील, भूंजिया, चौधारा, धोधिया, नायक, राठवा। गोवा में धोधी, सीधी, ठीक, या नायका। दमन एंड दीव, दुबला, धोधिया, वर्ली, नायकड़ा, सीधी। दादर एंड नगर हवेली, धोधिया, डबला, कथोड़ी, कोकना, कोली, धोर और वर्ली। अब नॉर्दर्न भारत की बात क्या है, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल। भोटी, बुक्सा, जंसौरी, थारू और राजी, ये सब जो है उत्तर प्रदेश और और उत्तराखंड में या उत्तरांचल में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में जो है वो गद्दी, गुज्जर, लाहुला, श्वांगला। JNK, जम्मू एंड कश्मीर, चदंगपा, गर्रा, गुज्जर और गद्दी। आंध्र प्रदेश, अगर साउथ इंडिया की बात करें, आंध्र प्रदेश में भील, चेंचू, ये जो है चेंचू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश की ट्राइब है। चेंचू, गोंड, कोंडास, लंबाडीस, सुगालिस। केरल में आदियाम, कमरार, कोंडकप्पूस, मलाइस, पल्लियार। तमिलनाडु में इरुलर, कमारा, कोंडकप्पूस, कोटा और तोड़ा। तोड़ा ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तोड़ा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो तोड़ा जनजाति है वो कहाँ की है, तो तोड़ा जनजाति कहाँ की है, तमिलनाडु की, ये जरूर याद रखिएगा। कर्नाटक को देखते हैं। कर्नाटक में भील, चेंचू, गौड, करूबा, कोया, मलाइका, तोड़ा, ठीक है। अब जो आइलैंड्स है, भारत के जो आइलैंड्स हैं वहाँ भी जो ट्राइब्स इनहेबिट करती है, वो रहती है। तो अंडमान एंड निकोबार की जो ट्राइब्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है जारवा, निकोबारीज, ओंगीज, सेंटिलिस, शॉम्पेंस एंड ग्रेट अंडमानीज, ये है अंडमान निकोबार की ट्राइब्स। लक्षद्वीप की बात करें तो अमनी दीवी, कोयास, मलमीस और मलछेरीज जो हैं वो लक्षद्वीप की स्पेशल ट्राइब्स हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाइजर, या जिसको आम भाषा में हम लोग रामतिल बोलते हैं, की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीज में तेल की मात्रा, तेल मतलब यहाँ पे है फैट से, ठीक है, फैट, ठीक है, फैट मतलब वसा से मतलब है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि तेल की मात्रा या फैट जो है कितनी पाई जाती है, तो प्रतिशत के हिसाब से आपको बताना है। तो तेल की मात्रा इसमें पाई जाती है 37 से लेकर 47%। ये बहुत ही जो है ऑयल रिच्ड क्या है, इसके सीड होते हैं, तो याद रखिए 37 से लेकर 47%। अगला प्रश्न ये है कि फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक। तो देखिए, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, तो ये जो है क्रॉप रोटेशन में नहीं आता है। अगर आपने गहरी जड़ों वाली फसलें ग्रो कराई हैं तो गहरी जड़ वाली जो फसलें वो क्या करेंगी, आप कॉमन सेंस से हम इसको समझते हैं, ठीक है। बहुत गहरी जड़ें वाली फसलें हैं, ओके। अगर बहुत गहरी जड़ी वाली फसल है तो वो बहुत नीचे जाकर क्या लेगी, बहुत सारा पानी जो है वो सक करेगी, साथ में बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने ग्रोथ के लिए वो यूज़ करेगी, ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करेगी। तो वह जो खेत है वहाँ पे न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है या जो पोषण स्तर है उस फील्ड का वो घट जाएगा। तो आप बार बार उसी तरीके की फसलों को ग्रो कराओगे तो वह जो ज़मीन है वो क्या हो जाएगी, वह अपनी उर्वरता को, अपनी फर्टिलिटी को खो देगी। तो हम क्या करेंगे, ये ऑप्शंस क्रॉप रोटेशन में नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, लेगुम मस्ट बी फॉलोड बाई नॉन लेगुम, फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसलें लेनी चाहिए। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। जो लेगुम क्रॉप होती है वो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, ठीक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण से जो सॉइल की फर्टिलिटी होगी वो बढ़ेगी। अब
एक अगर आपने लेगुम क्रॉप ग्रो करा लिया एक सीजन में, तो दूसरे सीजन में आप क्या कीजिए कि दूसरी क्रॉप आप ग्रो कराइए जो नॉन लेगुम है। तो ये क्रॉप रोटेशन में आता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही बात हमें ध्यान में रखना है कि दिए गए ऑप्शन में पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। तो भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास जो है सबसे पहले 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया के प्रतापपुर में चीनी मिल लगाई थी। तो ये घटना कब की? 1903 की। रिषड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ। ठीक है, तो रिषड़ा में प्रथम जो जूट मिल है ये 1855 की है। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन ये 1874 में कुल्टी में इसका कारखाना लगता है। किसके द्वारा? इसको कंपनी के द्वारा। और बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ जो होता है वो 1854 में होता है, 1854। तो यहाँ पे जो सही उत्तर क्या होगा, क्रम क्या होगा? पहले जो है बंबई में प्रथम कपड़ा मिल 4, इसके बाद रिषड़ा में प्रथम जूट मिल 2, इसके बाद जो तीसरा है भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन 3, जो कि 1874 में होता है। और लास्ट में क्या आएगा? भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1903। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं 4 2 3 1, 4 2 3 1। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को, मतलब कौन सा आइलैंड है जिसको वादे की भूमि या ये कहा जाए कि आइलैंड ऑफ द लैंड ऑफ प्रॉमिस। तो मतलब किस आइलैंड को, किस द्वीप को जो है लैंड ऑफ प्रॉमिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लैंड ऑफ प्रॉमिस के नाम से जाना जाता है फिलीपींस का आइलैंड मिंडानाओ। ठीक है, मिंडानाओ आइलैंड है किस देश का? फिलीपींस का। तो इसको जानते हैं किस नाम से? वादे की भूमि या द लैंड ऑफ प्रॉमिस। इस तरह के भी प्रश्नों का नाम, प्रश्नों को याद रखना है जो निक नेम के बेस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है इसमें जो ब्रुनेई है वह इंडोनेशिया देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यह 3 ओर से मलेशिया से घिरा हुआ है और एक साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ब्रुनेई जो है ऑप्शन में सही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सही हमारा? ए। तिमोर लेस्ते, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी जो है ये इंडोनेशिया के साथ भूमि साझा करते हैं। तो इसको थोड़ा मैप में देखते हैं। ठीक है, ब्रुनेई की स्थिति ये है, ये आप देख सकते हैं। ये मलेशिया से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तीनों तरफ से, और एक तरफ से साउथ चाइना सी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया से भूमि साझा करने का या बॉर्डर शेयर करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए थे मलेशिया, तिमोर और न्यू गिनिया, ये जो हैं इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनेशिया द्वीप समूह में टोंगा आता है, तुवालू है और ताहिती है। जो नहीं है वो है तिनियान। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अब इसको देखेंगे विस्तार से मैप में। तो ये हो गया टोंगा, ये हो गया तहीती, और एक क्या था? तुवालू। ये है तुवालू। तो ये तीनों जो हैं वो पॉलिनेशिया के अंतर्गत आते हैं, जबकि तनियान जो था वो इसमें नहीं है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो एज पर 2011 सेंसस द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। तो देखिए यहाँ पे अगर जनसंख्या के आधार पे
अगर हम बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे तो ये क्रम होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। तो अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन जो है मिजोरम में है, और मिजोरम से ज़्यादा जो है नागालैंड में है, और नागालैंड से ज़्यादा जो है वो मेघालय में है। लेकिन अगर यहाँ पे जनसंख्या वाइज ठीक ना पूछ के प्रतिशत वाइज पूछा जाए, ठीक परसेंटेज वाइज पूछा जाए, तो यहाँ पे आपका प्रतिशत के बिहार पे जो अगर प्रश्न आता है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या, अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय, और मेघालय के बाद नागालैंड, और नागालैंड के बाद मिजोरम। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज के टर्म में ट्राइबल पॉपुलेशन किस राज्य में है, मिजोरम में है। तो ये दोनों ऑप्शंस आप याद रखेगा। अगर प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पूछा जाए प्रतिशत के हिसाब से, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर जनसंख्या पॉपुलेशन के वाइज पूछा जाए नंबर के टर्म में, तो ये होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। ये वीडियो था यूपीपीएससी आरओ एआरओ का 5वां वीडियो, ठीक। तो यह जो सीरीज़ है वो आपको कैसी लग रही है, जैसी भी लग रही हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।